नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। खबरों के पोस्टमार्टम में आज जिन बातों पर हम चर्चा करेंगे उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल क्या करने वाले हैं ये हम बताएंगे। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना पहला ही चुनाव क्यों और कैसे हार गए ये भी बताएंगे। इसके अलावा नए साल पर बांके बिहारी के दर्शन हर व्यक्ति को नहीं होंगे, कौन लोग हैं जिन पर प्रतिबंध लग सकता है ये भी हम बताएंगे। पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट समाज पर रगड़ाए हुए है, ये हम सभी जानते हैं। इसके लिए पहले भूपेंद्र चौधरी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जो जाट समाज से आते हैं। अब इसको विस्तार देने की तैयारी भाजपा कर रही है। कल यानी कि 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्लारी से सपा के गढ़ में जाट समाज की राजनीति को धार देने जा रहे हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल में 2014 का प्रदर्शन भाजपा दोहराना चाहती है। दरअसल वर्ष 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो देश में मोदी की लहर थी। प्रदेश में 80 सीटों में से 73 पर भाजपा जीती थी। तब मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटें भाजपा के पास थी, लेकिन वर्ष 2019 के चुनाव में पलटी हुई। भाजपा गठबंधन की जो यूपी में सीटें थीं वो 64 रह गई थी। भाजपा को 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था और मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटों पर भाजपा चुनाव हार गई थी। इन जो सभी 6 सीटें हैं इन पर सपा बसपा ने जीत दर्ज की थी। 3 सीट सपा के पास हैं, 3 बसपा के पास हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को यहाँ 17 सीटों पर हार मिली थी। इस राजनीतिक उतार चढ़ाव को देखते हुए भाजपा भी ये चाहती है कि 24 के चुनाव से पहले इस मुरादाबाद मंडल को मत लिया जाए, गढ़ लिया जाए और यहाँ के मतदाताओं को अपने पक्ष में कर लिया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बेल्लारी जा रहे हैं, जहां वो किसान दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे, प्रतिमा का अनावरण करेंगे, किसान सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से बेसिकली ये अखिल भारतीय जाट महासभा का कार्यक्रम है और इससे अभी तक रालोद और सपा दोनों दूरी बनाए हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, उसके बाद भाजपा बहुमत पाकर सत्ता में आई और भाजपा ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही जब पहले चुनाव का सामना मोहन यादव को करना पड़ा तो उन्हें शिकस्त मिली, वो हार गए। दरअसल मोहन यादव ने भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया था। इस बार भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष जो पद थे वो 4 थे, 4 लोगों को चुना जाना था। इसके लिए जब इन्होंने नामांकन किया था, मोहन यादव ने पर्चा भरा था, तब वो सीएम नहीं थे। 13 दिसंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन तब तक कुश्ती महासंघ के उपाध्यक्ष पद से नाम वापस लेने का समय निकल चुका था, यानी कि चुनाव लड़ना ही था। कुश्ती संघ चुनाव में पश्चिम बंगाल के असित कुमार साहा, पंजाब के करतार सिंह, मणिपुर के एन फोने, दिल्ली के जयप्रकाश उपाध्यक्ष चुने गए। मोहन यादव को केवल 5 वोट मिले और वो बुरी तरह चुनाव हार गए। मोहन यादव इस समय मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भी थे। हम सभी जानते हैं कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है, जो बृजभूषण सिंह के करीबी माने जाते हैं। तो इस तरह मोहन यादव जब सीएम बने उसके बाद पहला चुनाव सामने आया तो हार गए। खबर राम मंदिर और उससे जुड़े मामले की है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसको लेकर हर तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कहीं कोई कसर न रह जाए, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का प्रयास है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग शामिल हों या किसी भी तरह वो इससे जुड़े जरूर। लेकिन इसी के साथ राम मंदिर के नाम पर एक फ्रॉड सामने आ गया है। आप भी इससे बचकर रहिएगा।
दरअसल कुछ लोग राम मंदिर निर्माण के नाम पर एक रसीद बुक छपवा कर चल रहे हैं और राम मंदिर के निर्माण में सहयोग के नाम पर चंदा मांग रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर कोई यदि चंदा आपसे मांगे तो उसे न दें, क्योंकि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है और इसकी सूचना पुलिस को भी जरूर दें। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के संज्ञान में यह विषय लाया था, तब संगठन को इस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष पदाधिकारी मिलिंद पांडे ने आज प्रेस को बयान जारी करके कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए किसी अलग समिति का गठन नहीं हुआ है जो चंदा ले सके, और ना ही सामान्य लोगों से चंदा लेने की कोई प्रक्रिया इस समय चल रही है। तो आप भी सचेत रहें, अगर कोई राम मंदिर निर्माण के नाम पर आपसे पैसा मांगता है, चंदा मांगता है, तो आप ना दें, इसकी शिकायत करें। 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्रता दिवस मनाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया था, लेकिन अपने कुछ निजी कारणों के चलते उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारत ने क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 के अंत में प्रस्ताव एक कार्यक्रम का है, उसी को देखते हुए ये कार्यक्रम निरस्त जो हुआ है बाइडेन का हुआ है, क्योंकि तारीखों की समा तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। तो अब फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि होंगे। नव वर्ष पर अगर आप बांके बिहारी के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं ये भी आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको आप नोट कर लें। नए साल पर कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें बांके बिहारी के दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे, बल्कि उनके दर्शन पर प्रतिबंध हो जाएगा। एक अंदाज के मुताबिक नव वर्ष पर करीब 5 लाख श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, जिला प्रशासन और पुलिस को पत्र लिखा है। होटल संचालक, फैक्ट्री, दूसरे प्रतिष्ठान चलाने वालों को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पर किसी भी तरह कोई ढीले ढवाली ना करें और कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करें। सरकारी विभागों को भी उनके यहाँ आने वाले कर्मचारी और मेहमानों को नियमों का पालन कराने का आदेश दिया गया है। वर्तमान में हालत यह है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन सरकार चिंतित है, प्रशासन परेशान है। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने नए साल पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए कोविड फैलने की आशंका जाहिर कर दी है और इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। कोविड महामारी का खतरा बढ़ रहा है, इसको देखते हुए जो दर्शक श्रद्धालु जो मंदिर पहुंचेंगे उनसे कहा गया है कि वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। अपने साथ छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग को न लेके आएं। श्रद्धालु व्रत न रखें और दवा खाकर भी मंदिर में प्रवेश न करें। ऐसा करने वालों को वहाँ की सुरक्षा समिति, सुरक्षा में लगे लोग वहाँ से हटा देंगे, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कोविड ने देश में रफ्तार पकड़ ली है। आज कोरोना के 640 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब पूरे देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3000 के करीब हो गई है। केरल में एक और मरीज की मौत हो गई है। अब तक केरल में 3, कर्नाटक में 2, पंजाब में 1 व्यक्ति की कोरोना से मौत हो चुकी है। संक्रमण की दर पूरे देश में 1.19% पहुंच गई है। गुरुवार को देश भर में कोरोना के 358 नए मामले सामने आए थे। इनमें से अकेले केरल के 300 मामले थे। कुल संख्या पूरे देश में 2669 थी, जो अब 3000 के करीब हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8 नए मामले आए हैं। गुजरात में 32, गोवा में 16, तमिलनाडु में 104, तेलंगाना में 19 नए मामले आए। तो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार हम आपसे यही अपील करते हैं, यही अनुरोध करते हैं कि कोविड को फैलने से रोकें, इसकी चेन को तोड़ें। मास्क पहनें, हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें,
2 गज की दूरी का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है, भीड़ में ज़्यादा घुले मिले नहीं, दूरी बनाकर रखें। मतलब स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरह पालन करें, क्योंकि गाज़ियाबाद में भी अब तक 2 मरीज सामने आ चुके हैं। साल 2023 खत्म होने जा रहा है। फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग, टीवी सीरियल से जुड़े अभिनेता अभिनेत्री, इनके जीवन से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं उनको जानने की प्रत्येक व्यक्ति की बड़ी उत्सुकता रहती है। इस साल कई लोगों ने शादी की, कई सितारों को माँ या बाप बनने का मौका मिला। बॉलीवुड के एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और उनके पति फहद ने बहुत ही प्यारे अंदाज में अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की थी। दोनों ने जनवरी में शादी रचाई थी और सितंबर में एक प्यारी बेटी को जन्म दिया। इन्होंने अपनी बेटी का नाम राबिया रखा है। इसके अलावा इलियाना डी क्रूज ने अप्रैल में अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की थी और अगस्त में इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। उपासना, कामनेनी और रामचरण, इन्होंने भी इस साल एक बेटी को जन्म दिया है और इन्होंने अपनी बेटी का नाम कैलिन रखा है। अगर आप चित्रकला, शायरी, इन सब में थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो आप इमरोज़ के नाम से ज़रूर परिचित होंगे। हालांकि जो वर्तमान पीढ़ी है, जो नौजवानों की ये पीढ़ी चल रही है इस दौर में, उनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। लेकिन जब जब नज्म, कविताएं लिखने वालों की दुनिया में रूहानी रिश्तों का जिक्र आएगा, तब तब इमरोज़ को बड़ी शिद्दत से याद किया जाएगा। 97 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया से रुखसत ली है। वो चित्रकार थे, उसके बाद कविताएं, नज़में उन्होंने लिखी। मशहूर कवित्री अमृता प्रीतम से हमसाई की तरह उनके साथ दोनों रहते थे और उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा सुर्खी में रही थी। इमरोज़ ने आज मुंबई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके करीबी दोस्त आमिर अकबर ने उनके निधन की पुष्टि की। वे अपनी इस उम्र में कई समस्याओं से जूझ रहे थे, कई बीमारी थी। उन्हें पाइप के द्वारा खाना दिया जा रहा था। उनका मूल नाम इंद्रजीत सिंह था। बंटवारे से पहले पंजाब में 26 जनवरी 1926 को इमरोज़ ने आर्ट स्कूल में रंगों की तालीम ली थी, शिक्षा ली थी, चित्रकला सीखी थी। कभी सिनेमा के बैनरों के लिए तो कभी फिल्मों के पोस्टरों के लिए उन्होंने तस्वीरें बनाई। उर्दू पत्रिका शमा के लिए 6 साल कैलीग्राफी की, टेक्सटाइल और घड़ियों के डिज़ाइन बनाने का काम भी उन्होंने किया। उनकी जो महिला मित्र थी अमृता, उसकी शादी प्रीतम सिंह से हो चुकी थी। कुछ साल बाद एक मुशायरे में उनकी साहिर लुधियानवी से मुलाकात हुई थी। वहीं इमरोज़ से उनकी किताब के कवर को डिज़ाइन करने के सिलसिले में इनकी चर्चा हुई। यह भी बताया जाता है कि इंद्रजीत ने अमृता के कहने पर भी ही अपना नाम इमरोज़ रखा था। इमरोज़ अब हमारे बीच नहीं है। अमृता प्रीतम के शब्दों में कहें तो कलम ने आज गीतों का काफिया तोड़ दिया है। पुरानी पीढ़ी के लोग इमरोज़ के नाम से अच्छी तरह परिचित हैं और वो समझते हैं कि कला ने आज कितना बड़ा सितारा खोया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार लाखों युवा कर रहे हैं। अब उनका ये इंतजार खत्म हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से 60,000 से अधिक सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। भर्ती के लिए अधिसूचना UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आवेदन तिथियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। इसके बाद जो लोग यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं वो निर्धारित तिथियों के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। खबर कांग्रेस से है। कांग्रेस में भी पीढ़ी परिवर्तन हो गया है। इससे पहले भाजपा ने किया था। राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, इन सब को पीछे हटाकर नई पीढ़ी के हाथ में सत्ता सौंप दी। कांग्रेस भी अब इसी परिपाटी पर है। इन राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें जो हार कांग्रेस को मिली थी, उसके बाद बड़ा फेरबदल किया गया है। कमलनाथ और दिग्विजय के युग की लगभग समाप्ति हो गई है। इन लोगों ने 30 वर्ष तक कांग्रेस का नेतृत्व किया है।
77 वर्ष के कमलनाथ को हटाकर कांग्रेस ने 49 साल के जीतू पटवारी को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। यहां आदिवासी कार्ड खेलते हुए कांग्रेस ने उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। ग्वालियर और चंबल को साधने के लिए ब्राह्मण चेहरा हेमंत कटारे को उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के इस बदलाव को लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद से ही ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस में अब बड़े पैमाने पर फेरबदल होगा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। ये आज की प्रमुख खबरें, प्रमुख घटनाएं जिन पर हमने चर्चा की, आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।